जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। सबसे पहले प्रभु का नाम, जय श्री राम सर। काम, जय श्री राम। हाँ जी, चले जी, बहुत ही प्यारा काम कर रहे थे हम। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर लिया था। सबने बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करी हुई अच्छे से? यस सर। एटॉमिक Yes, sir. स्ट्रक्चर हो गया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने अभी फोटोन वाले लेवल तक डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है जी, और डुअलिटी का डिस्कशन स्टार्ट हो गया था। वी वर डिस्कसिंग अबाउट दीज टू फॉर्मूलाज प्राइमरीली। एक तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखें अपने, और एक ये फॉर्मूला ध्यान में रखें, ठीक है जी। ये दो फॉर्मूला जो थे, इनके राउंड अबाउट कुछ डिस्कशन जो था वो हम कर रहे थे। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो यही वो प्रीमिस था जिसके ग्राउंड पे आप ग्रेजुएट होते हैं बोहर को पढ़ने के लिए। याद करें फोटॉन्स की बात, फोटॉन्स की कल्पना प्लैंक अंकल लेके आए थे। उन्होंने हमें समझाया कि रोशनी के रूप में जब भी एनर्जी आएगी तो वो पैकेट्स के फॉर्म में आएगी। याद है सबको? उसी का एप्लीकेशन ये बना था, उसी का प्राइम एप्लीकेशन क्या बना था बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। h nu is equal to h nu naught प्लस हाफ mu स्क्वायर। तो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी करा पाएंगे जब आपका न्यू जो होगा वो आपके न्यू नॉट से बड़ा होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप नहीं करा पाएंगे। इसमें एक ग्राफ अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में इमेजिन करते हैं तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा? काइनेटिक एनर्जी टिल न्यू नॉट 0 होगी बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ जी, ये सही बनाया ग्राफ। यस अब सर। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट तेरा डी ब्रॉगली वाला था। इसका प्री रेक्विजिट क्या था? मास मस्ट टेंड टू 0 एंड वी मस्ट टेंड टू सी। मास 0 को टेंड करना चाहिए था और वी किसको टेंड करना चाहिए था? सी। आप क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज जब भी दौड़ेगी तो उसके मोशन के साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। क्या होगा? उसके मोशन के साथ एक वेव नेचर एसोसिएटेड होगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कार्टून कैरेक्टर फ्लैश जो है हमारा भागा, ठीक, तो उसके मोशन के साथ उसको एक ब्लर रेडिएशन की तरह दिखा दिया जाता है। याद है? तो वही वो ब्लरनेस क्या समझा रही है? वो ब्लरनेस समझा रही है कि दैट थिंग इज नॉट अ सिंपल पार्टिकल एनीमोर, इट इज बिहेविंग एज अ डुअल थिंग, पार्टिकल एज वेल एज वेव। ये बात सबको समझ आती है ना? पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब ये जो डुअलिटी है, ये डुअलिटी जो है इसे आप थर्मोडायनेमिक्स से भी रिलेट करके देख सकते हैं। अगेन वही मेरा स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल याद कर। पार्टिकल नेचर जो है वो तेरे को बाउंड्स में लेके आ गया, बाउंड्स में लेके आ गया। जैसे ही आपने मास 0 टेंड किया, वी को सी टेंड किया, तो आप वेव की तरफ चले गए। वही आपकी बॉडी और आपकी सोल, सही है? तो आपकी बॉडी जो है वो आपका पार्टिकल नेचर है, जो आपकी सोल है वो आपका वेव नेचर है। जितना आप फिजिकल बाउंडिंग से मुक्त होते जाएंगे, फ्री एनर्जी घटाते जाएंगे, एंट्रोपी बढ़ेगी, आप उतना वेव नेचर की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भैया हमारे छोटे जो है वो ऐसा कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला गोल्फ की बॉल पे, क्रिकेट की बॉल पे, कार को लगाने के लिए बोले, तू लगा देगा, लेकिन जो लैम्डा निकालेगा वो इनसिग्निफिकेंट आ जाएगा। जो लैम्डा आएगा वो क्या आ जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इस गोले पे घूमा, इलेक्ट्रॉन गोले पे घूमा तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगा बच्चों। यहां अगर मैं लैम्डा की जगह h अपॉन एम वी रख देता हूं तो यहां से एम वी आर इक्वल टू क्या आ गया? एन एच अपॉन 2 पाई। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रखना है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होने का मतलब क्या बच्चों? आपने इलेक्ट्रॉन को 4 गोले खींच के बोल दिया कि इन पे दौड़ो, तो वो चारों में से उसको चुनेगा जहां पे उसका m इंटू वी इंटू आर n टाइम्स h बाई 2 पाई हो। n टाइम्स मतलब समझ आता है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 1.25, 2, 2.5 ऐसे नहीं रख सकते आप। समझ आ रही है ये बात सबको? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन को जब भी आप मोशन कराएंगे पोटेंशियल से, तो पोटेंशियल जो भी वर्क करेगा। हाँ जी बेटे। सर एक डाउट था। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये जो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv वाला फॉर्मूला है सर, तो अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जब स्पीड ऑफ लाइट को टेंड करती है तो सर इलेक्ट्रॉन का मास भी बहुत छोटा होता है, इसलिए ये प्रिंसिपल फॉलो होता है। बट सर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से अगर कोई भी वेलोसिटी जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है या फिर उसकी टेंडिंग होती है तो वो मूविंग मास बन जाता है। तो सर इसका रेस्ट मास लेके क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं? अगर आप रेस्ट मास लोगे तो वही गड़बड़ हो जाएगी ना कि टेंडिंग सी तक प्रॉब्लम नहीं है। याद कर, मैंने रिलेटिविटी की इक्वेशन भी पढ़ाई थी। हैविंग सेड दैट, यहां पे आज हमारे को जरूरी नहीं है सी बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से n इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। जब तक v इक्वल टू c नहीं हो रहा तब तक प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर।
हाँ जी बच्चों, ये एक पोटेंशियल के टर्म में फॉर्मूला निकालना सिखा दिया था। बताए भाई, सिखा दिया था। यस सर। हाँ, अब देखो इतना सिंपल सा ही सवाल आ गया। अब देख, अगेन गोइंग बैक टू क्वेश्चन, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है जी। फॉर अ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है जी, नंबर ऑफ वेव्स रिपीटेड। एक इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट में है तो वो कितने वेव्स रिपीट करेगा। अब तो अगर इस फॉर्मूला को देखे तो यहां जो तू एन लिख रहा है, दैट एन इन इटसेल्फ is the number of waves repeated and it is the number of orbit also, number of wave repeated as well as number of orbit। अगर मैं आपसे बोलूं ये डायग्राम देख के बताइए ये कौन सा ऑर्बिट है, कैन आई से दिस इज थर्ड ऑर्बिट? Yes, sir. कैन आई से दिस इज थर्ड ऑर्बिट? आई कैन से दैट इट इज थर्ड ऑर्बिट। आप ध्यान से देखें, एक क्रस्ट, दूसरा क्रस्ट, तीसरा क्रस्ट, ऐसी एक ट्रफ, दूसरा ट्रफ, तीसरा ट्रफ, तीन वेव कंप्लीट रिपीट होते हैं। तो हेंस अगर आपको फिफ्थ ऑर्बिट बोल रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट अगर उसने आपको बोला तो 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, जब भी आप लगाएंगे n is the number of orbit as well as number of waves repeated, as well as number of waves repeated। हाँ जी, तो उस हिसाब से अगर आप चलते हैं, सो n इक्वल टू 5 आ गया जी, फिफ्थ ऑर्बिट में है तभी 5 वेव्स बनाएगा। पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लैम्डा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated by 1 वोल्ट पोटेंशियल। आपको बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया गया। इसको भी इसकी कल्पना भी सीधी सीधी सी है बेटे। यहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन रखा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अगर इन दो प्लेट्स के बीच में जो एक्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो इलेक्ट्रॉन आपकी पोलैरिटी ऑन कर दी। तूने स्विच ऑन किया, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। रिपल्शन क्या करेगा? माइनस से प्लस की तरफ दौड़ाएगा इलेक्ट्रॉन को, दौड़ाएगा भाई। हाँ, तो वर्क डन क्या बताया था? वर्क डन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू क्यू, काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देंगे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अगर यही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे हैं तो हमें अगर लैम्डा निकालने के लिए कह रहा है तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा? h अपॉन अंडर रूट 2mv/q। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें भी 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 9.1 10 की पावर माइनस 31। v का वैल्यू 1 है, चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब अगर आपको याद हो, मैंने इस फॉर्मूले का कैलकुलेशन पार्ट करके लिखवा दिया था 1230 बाय अंडर रूट v। याद है सबको? इस फॉर्मूले में बेटे अगर आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रख के सारे वैल्यू सॉल्व करेंगे, द फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी जनरलाइज्ड फॉर्मूला टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1230 था या 1240 था शायद, पिकोमीटर। तो अब 30 था। 30 था भी। चलो ये देखो, ये सीधे आ गया आंसर, सीधे ही आ गया। यस सर। हाँ, अब ये सारा किस लिए पढ़ा था? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के लिए। अब बोहर मॉडल को पहले थ्योरी से रिवाइज कर ले, उसके बाद उसको क्वेश्चन से रिपीट करके देखेंगे। अंकल क्या समझाना चाहते थे कि भाई आपने न्यूक्लियस लिया है, न्यूक्लियस से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन को बैठाया, अब आप उसे गोले में घुमा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल वैसे ही देखिए जैसे कि सोलर सिस्टम में आपका सन जब ग्रेविटी एक्सर्ट करता है, ग्रेविटी का पुल जो है वो प्लैनेट्स के सर्कुलर मोशन या इलिप्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। सही, मैंने आपको समझाया था कि कोई भी चीज जब गोले में घूमती है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तूने धागा लिया, धागे में पत्थर बांधा, अब जब तू ऐसे ऐसे घुमा रहा है तो जो तेरे धागे का खिंचाव है, टेंशन, वो रिस्पॉन्सिबल है पत्थर को घुमाने के लिए। तो जैसे ही धागा छोड़ देगा पत्थर बाहर की तरफ भाग जाएगा टेंजेंशियली। सही है, तो टेंशन जो थी, टेंशन वाज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका सूर्य सेंटर में बैठा हुआ है, प्लेनेट के ऊपर जो ग्रेविटी लगा रहा है वो ग्रेविटी ही एंगुलर एक्सेलरेशन दे रही है जिसके कारण वो इलिप्टिकल पाथ पे है।
सही बात है। यस सर। Z प्रोटॉन्स ले रहे हैं तो चार्ज है Ze। Z प्रोटॉन से तो बच्चों चार्ज क्या है? जेडी। कूलम्बिक फोर्स, कूलम्स लॉ कहता था K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये बात सही है। यस सर। तो ये Q1 क्या है? Z प्रोटॉन्स का चार्ज। अच्छा यार, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन चार्ज तो दोनों में भाई E होगा, तो Z प्रोटॉन्स का चार्ज क्या हो गया? Ze। तो ये तेरा Q1 हो गया, ये तेरा Q2 हो गया, K Q1 Q2, ठीक है जी। ये जो आपने निकाला दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स वाला जो फोर्स होता है वो होता है mv² अपॉन r। क्या होता है? mv²/r। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन मजे से चक्कर काट रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर हो जाए। इलेक्ट्रॉन तभी चक्कर काटेगा जब बराबर हो। हाँ, अब ये तो अंकल का मॉडल हो गया। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन एक अलग पार्ट हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह डिटेल में है नहीं डेरिवेशन सीबीएसई के पार्ट में, बट हम उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करते हैं। अंकल ने क्या क्या समझाने का प्रयास किया? अंकल ने कहा इलेक्ट्रॉन जब भी गोले में घूमेगा तो स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट में घूमेगा। कहाँ घूमेगा बच्चों? स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट। हाँ जी, स्टेट ऑर्बिट। यार पोस्टुलेट्स के बारे में बात करना भी जरूरी है ना, पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। वैसे अब इतनी बार डिटेल में पूरा अच्छे से डिस्कस कर करके ना बिल्कुल दिमाग में ठूस देना है। जैसे मैं इम्प्रॉम्प्टू तैयार रहता हूं, तुम भी वैसी तैयार रहा करो। फर्स्ट ब्रीफ में अगर बताने की बात करें, आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या था? सेंट्रल आइडिया वाज स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स। स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स का मतलब क्या है? En is a constant. En is a constant for a orbit in an atom. भाई ये सेंट्रल प्रीमिस सबको समझ आ रहा है? कोर आइडिया क्या था? बोहर अंकल क्या कहते थे? भाई रदरफोर्ड की गलती निकाली गई थी कि यदि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ डांस करेगा तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मर्ज हो जाएगा। बोहर उसका स्टूडेंट था, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट में रहता है। जब तक एक फिक्स ऑर्बिट में रहेगा तब तक उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अंकल ने यह भी बोल दिया था कि इवन एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट आता है। एंगुलर मोमेंटम भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, क्वांटाइज्ड आएगा। तीसरी बात अंकल ने कही थी, नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, एक फिक्स्ड वेवलेंथ, एक फिक्स्ड रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट होगी। तो डेल्टा ई, गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, अगर तूने न्यूक्लियस से ये जर्नी कराई है दो ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे से अगर ऊपर गया तो एक पर्टिकुलर लैम्डा एब्जॉर्ब होगा। जब ये वापस नीचे आएगा तो वही लैम्डा रिलीज होगा। वही लैम्डा क्या होगा बच्चों? रिलीज होगा। रिलीज होगा। ये इतने से में मैंने एक कंसेप्चुअल समरी बना दी जिससे बोहर के बारे में हमें पता चल गया। अब कुछ फॉर्मूलाज जो अंकल ने दिए थे जो हमें डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस पे याद रखने, उन्होंने रेडियस को कैलकुलेट कर लिया था कि एक बोहर ऑर्बिट की रेडियस क्या आएगी। ये है जी, लास्ट में वो मीटर है। वेलोसिटी को अंकल ने कैलकुलेट कर लिया था। यहां जो z है बच्चों वो क्या है? एटॉमिक नंबर। n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। z क्या है? ऑर्बिट्स। एटॉमिक नंबर। n क्या है बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब इन दो फॉर्मूलाज तक आप कैसे पहुंचे? आप आसानी से ये दो इक्वेशंस को यूज करके v और r के टर्म में एलिमिनेट करिए और कांस्टेंट्स की वैल्यू डाले, निकल जाएगी। बट एज आई सेड अभी हमें जरूरी नहीं है। उसके बाद अंकल ने दो पार्ट्स बताए हमें कि भैया एनर्जी को दो टुकड़ों में लिख लो, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी को उन्होंने क्या कहा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन। वर्क हाँ डन। जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? mv²/2, हाफ mv² ना। यस सर। भाई ये देख ले जरा, इधर इन दोनों को इक्वेट करके आर आर कैंसिल करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हाफ mv² हो गया, ये kZd²/2r। काइनेटिक एनर्जी आ गई।
पोटेंशियल एनर्जी में माइनस क्यों लगाया, अब आप उसे थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे फ्री है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो उसकी एनर्जी 0 है। उसके बाद जितना अंदर की तरफ आएगा, अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, अट्रैक्शन की वजह से यदि वो अंदर आ रहा है बच्चों, तो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? एनर्जी रिलीज कर रहा होगा। Release. तो इस पोटेंशियल एनर्जी आप माइनस में एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज इट इज द एनर्जी विच इज continuously decreasing as the electron is moving closer to the nucleus. The energy is continuously decreasing. ये पोटेंशियल और ये तेरी काइनेटिक, ये तूने ऐड कर दी, तो नेट टोटल एनर्जी क्या आ गई? कितनी आ गई? ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी थोड़ी थ्योरी Yes, sir. फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अदरवाइज तुम्हें समझ नहीं आएगा। हाँ जी, ये बात सबको समझ आती है बच्चों? ये वाला पार्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये वाला पार्ट क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। ये आ गया टोटल एनर्जी। अब इसमें अगर आप सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू रख देते हैं, ये जो आपने एनर्जी निकाली है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, के 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, ई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होता है, आर आपने ये निकाला हुआ है, आर भी आपने एन और जेड के टर्म में निकाला हुआ है। सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें, सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे माइनस में 21.8 10 की पावर माइनस 18 जूल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है जी, और 2.18 लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है जी। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या किया? ये बात सबको समझ आई है? ईवी क्या होता है बेटे? 1 ईवी इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1 ईवी इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। या जब बहुत छोटी एनर्जी आ गई, वही जो आपने 1 वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन जब मूव किया, 1 वोल्ट से 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो आपने लगाया ना V इंटू क्यू, अगर आप इसमें V का वैल्यू 1 रख दें और Q का वैल्यू जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दें, तो जो वर्क डन आएगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। One electron. बहुत 1 ध्यान से इलेक्ट्रॉन देखिए। वोल्ट। इसका मतलब एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं हो गई भाई। अगर तू हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहा है, और हाइड्रोजन एटम बच्चों न्यूक्लियस से पहला शेल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जरा वैल्यू रखो। Z का वैल्यू 1, N का वैल्यू 1, यही आया। Z का वैल्यू 1, N का वैल्यू 2, माइनस 13.6 बाय 4 कर दे। अगला रख, Z का वैल्यू 1, N का वैल्यू 3, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 9 कर दे। अगला कर, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 16 कर दे। अगला कर, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाय 25। 25. अब साफ दिख रहा है पीछे जैसे जैसे जाते जा रहे हो एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियस के जितने पास हो एनर्जी उतनी ज्यादा है। अब जब तक फर्स्ट ऑर्बिट में है तब तक उसकी एनर्जी फिक्स है। यस सर। सेकंड में है तो फिक्स है। जिस भी ऑर्बिट में रहेगा फिक्स रहेगी। इन्फिनिटी पे चला गया कितनी हो जाएगी? 0. इन्फिनिटी पे आ गया तो कितनी हो जाएगी? 0। अब अगर आप Zero. का ई समझा रहे हैं दो ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी का गैप, और वो आप कह रहे हैं एक फिक्स रेडिएशन से रिलेट कर सकते हैं, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के हिसाब से एच बाय लैम्डा, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। बताओ ये लिख सकते हैं? एक n2 ऑर्बिट ले लिया, एक n1 ऑर्बिट ले लिया, दोनों की एनर्जी गैप एक्सप्रेस कर दिया। यहां से एच बाय लैम्डा क्या हो गया बच्चों? 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। Yes, sir. 1 बाय लैम्डा वेव नंबर। अब यूनिट्स एक जैसे करने पड़ेंगे, इसे वापस जूल में कन्वर्ट कर। h इंटू सी का वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 25, उस दिन बता दिया था।
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ 109677। हाँ, तो इसको हम कह देते हैं RH। RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है जी, RH जो है वो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.1 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। 1.1 इंटू 10 की सर आपसे जो डाउट पूछा था वो भी इसी टॉपिक का था। हाँ बेटे, तभी रिवाइज करा रहा हूँ। ये देख कुछ बच्चे लॉग आउट हो गए, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ जी, ये बात सबको समझ आई कि नहीं आई है? Yes, sir. पहले 4 चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर ही था, इसलिए बहुत ध्यान से देखो यहाँ तक। अगर कुछ गड़बड़ लग रही तो पूछो भैया। इसके बाद अब इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करवाऊंगा। सर अगर He+Dr रहता है तो हम Z को 2 ही लेंगे ना? हैज टू बेटे, आपने प्रोटॉन थोड़ा निकाल दिए, तूने क्वेश्चन ही बड़ा गंदा पूछा भाई। एक बार बता मुझे। नहीं सर, क्योंकि आंसर जो पीछे आंसर की दे रखी थी उसमें तो मैंने 2 लिया था, लेकिन आंसर की मैंने ले रखा था। मेरे बेटे उन्होंने गलत दे दिया तो उसका मतलब ये थोड़ा हम गलत कर देंगे। यस सर, मेरे को बस एक बार कंफर्म करना था कि पीछे आंसर गलत है या मैं गलत कर रहा हूँ। बच्चों देखो, अगर आप हाइड्रोजन एटम की जगह हीलियम आयन ले लेते हो, बोहर का मॉडल सिर्फ उन चीजों पे लगाया जा सकता है जिनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजेनिक स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो आपका अगर वो हाइड्रोजन है तो Z1 है। अगर आपने हीलियम प्लस कर दिया तो बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रोटॉन तो 2 हो गए। ऐसे अगर आपने Li2 प्लस कर दिया तब भी बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब Z कितना हो जाएगा? 3। बेरिलियम 3 प्लस कर दोगे तो Z कितना हो जाएगा? 4। सही है बच्चों? Yes, sir. हाँ भाई, एक बार मेरे को तसल्ली से ये वाला पेज, सेकंड और थर्ड पेज बहुत ध्यान से देख के बताना है। बोहर मॉडल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ जरा सी भी गड़बड़ नहीं कर सकते हम। केशव, नहीं पढ़ा हुआ तभी तो रिवाइज करा रहा हूँ बेटे। अगर पढ़ा होता तो रिवाइज थोड़ा करा रहा होता, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस कराता। नहीं पढ़ा हुआ है तभी थ्योरी रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी बात समझ नहीं आ रही फटाफट पूछ। बच्चों ये वाला पेज सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. सारे लोग Yes, sir. बताएंगे कि इसमें किसी को कोई गड़बड़ या डाउट तो नहीं लग रहा? No, sir. Also, चिराग समझ आ रहा है बेटे? yes, sir. ये वाला पेज देख के बताओ बच्चों। केशव बेटा ध्यान से पढ़। स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहे जब तक वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है। तो एक ऑर्बिट में आपकी एनर्जी चेंज नहीं होती। आप ये देखो, डेरिवेशन भी करके क्या प्रूफ किया हमने, एनर्जी कांस्टेंट है। तो Z को और N को वैल्यू फिक्स करता जा,
तो हर ऑर्बिट एक फिक्स एनर्जी वाला ऑर्बिट है, हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी फिक्स है, स्टेशनरी स्टेट है वो। ध्यान से देखो बच्चों, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। अब देख, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे कि एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि जी फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में गया, तो आपको बताना है कि वेवलेंथ जो आएगी वो कितनी होगी। अब बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो, आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। अच्छा, n1 वाला वैल्यू हमेशा आप छोटा रखेंगे, n2 वाला वैल्यू हमेशा बड़ा रखेंगे। इसे सॉल्व करके आपको लैम्डा मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। यस सर। उसके बाद स्पेक्ट्रम वाली पार्ट आपको पूछी जाएगी। स्पेक्ट्रम में क्या होता था? फॉर हाइड्रोजन लाइमन सीरीज बताएं। अच्छा, जब भी लाइमन सीरीज बोल रहे हैं तो अब ये लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, पीफन, हमफ्राई, डरने की जरूरत नहीं है, नाम बड़े ही थोड़े फैंसी और टेढ़े से हैं। इट्स लाइक दिस कि आप ग्राउंड फ्लोर जो है, ठीक है जी, वहां से इलेक्ट्रॉन को कहां कहां भेज रहे हैं और कहां से वैसे वापस आ रहे हैं। आप ऐसे सोच रहे इलेक्ट्रॉन लिफ्ट में घूमने निकल पड़ा, तो अगर वो लाइमन सीरीज की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कहीं भी गया या वापस फर्स्ट में आया, तो जो भी लैम्डा आएंगे वैल्यूज, वो सारे लैम्डा क्या कहलाएंगे बच्चों? लाइमन सीरीज। क्या कहलाएगा? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। पाल्मर का मतलब है रेफरेंस जो है ग्राउंड फ्लोर की जगह फर्स्ट फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो n=1 होता है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर जो होता है वो n=2 हो गया। अब n=2 से वो कहीं भी गया और वापस 2 में ही आया, तो जो भी लैम्डा आएगा वो क्या कहलाएगा? पाल्मर। तो ये देख, n1 फिक्स हो गया और n2 कुड बी एनीथिंग, तो जो भी लैम्डा आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे बच्चों? लाइमन सीरीज। क्या हो जाएगा? लाइमन सीरीज। हाँ, अब मैं तेरे से कह रहा हूं लैम्डा मिनिमम निकाल हाइड्रोजन के लिए। लैम्डा मिनिमम, अब बहुत ध्यान से समझो, लैम्डा कब छोटा होगा? लैम्डा कब छोटा होगा? जब एनर्जी गैप सबसे बड़ा होगा। 1 से यस सर। 1 से इंफिनिटी तक जाएगा तब सबसे बड़ा एनर्जी गैप होगा। यस सर। यस सर। 1 से 2 गया, 1 से 2 गया तो एनर्जी गैप सबसे छोटा होगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। जब वो मुझसे कह रहा है कि लाइमन में सबसे छोटा वेवलेंथ निकालिए, तो मैं 1/लैम्डा मिनिमम लिख के 1 से इंफिनिटी सॉल्व करूंगा। जब वो मुझसे कहेगा लैम्डा मैक्सिमम निकालिए, तब मैं क्या करूंगा? n को 2 पुट कर देंगे into। तब हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे छोटा ट्रांजिशन, मतलब 1 से सिर्फ 2 तक जाएंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। देखिए वैल्यू बचता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, ऐसी अगर वो बात कर रहा होता कि हीलियम आयन का बाल्मर सीरीज, किसका? हीलियम आयन का बाल्मर सीरीज। अच्छा, अब जब आप बाल्मर बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप शुरू कहां से करेंगे बच्चों? सेकंड से। सेकंड सर। अब तू दूसरे से कहीं भी जा और कहीं से भी दूसरे में आ, तो जो भी वेवलेंथ है वो सारी क्या कहलाएंगी? बाल्मर सीरीज। क्या कहलाएंगी? Balmer series. अब तेरे को सवाल Balmer series. तेरे को सवाल आया है हीलियम आयन में बाल्मर सीरीज की मिनिमम वेवलेंथ सॉल्व कर, मैक्सिमम वेवलेंथ सॉल्व कर, बता एक्सप्रेशन कैसे बनाएगा? सर RH into 4। लिखो लिखो लिखो।
हाँ जी बच्चों, दिमाग लगाएंगे। पहले तो देखिए, जब ये हीलियम आयन आ गया तो बच्चों Z का वैल्यू क्या हो गया? 2 4 बेटे Z का वैल्यू 2 हो गया ना, तो Z स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर लिख दूं? सही। Yes. जब तू कह रहा है लैम्डा मिनिमम, सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप, सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप मतलब क्या हुआ? 2 से इंफिनिटी। यस सर Yes, sir. यस सर और जब सबसे छोटा गैप, तो 2 से 3, 2 से 3. भाई ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताएंगे? Yes, sir. यस सर। हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। क्या निकालना है हाइड्रोजन के लिए? आयनाइजेशन एनर्जी अब मेरे दोस्त एक बात सोचना, जब तू आयनाइजेशन की बात करता है तो इसका मतलब यही तो हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन को तूने इन्फिनिटी तक भेज दिया। इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दिया? इन्फिनिटी तक। अब अगर वो पहले ऑर्बिट में बैठा है और तू उसे इन्फिनिटी पे भेज रहा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल्टा ई आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगा अगर मैं Hc बाय लैम्डा में लैम्डा मिनिमम निकाल दूं? बता। यस सर सारे बताएं भाई, सही है? यस सर Yes. अब Hc बाय लैम्डा मिनिमम, भाई साहब लैम्डा मिनिमम अपने आप में क्या था? RH Z स्क्वायर। Hc से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। बताइए सही है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर मेरे बेटे इधर देखो, आप RH Z स्क्वायर लिखते थे, RH Z स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। मेरे बेटे ये 1 बाय लैम्डा मिनिमम होता था, तो मैंने इस पूरे को Hc से मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरे को क्या किया? Hc से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आयनाइजेशन एनर्जी का बच्चों जनरल फॉर्मूला क्या बन गया? RH Hc Z स्क्वायर, यही बन गया। यस सर अब अगर वो तेरे से कह रहा है, फॉर हाइड्रोजन एटम निकाल, तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस सर आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा भाई। यस सर आ जाएगा यस सर शाबाश शाबाश। ये वाला पेज देख के बताएंगे। बोहर के एप्लीकेशन की बात हो रही है अभी। देखो 24 हो गए, अभी थोड़ी देर पहले 28 थे पूरे। पता नहीं करते क्या है ये गधे। एक ये ऊपर से आशी गायब हो गई है, आशी भी थोड़ी देर पहले थी, अवनी गायब है। कार्तिक तो है अपना, कौस्तुभ भी है, काव्या, केशव, मानसदीप, राघव, चिराग कहाँ गया? चिराग ने भी अभी तो ज्वाइन किया हुआ था, चिराग भी गायब हो गया। याशिका भी है, श्रुति नहीं। जो भी मूर्ख ऐसा कर रहे हैं अपने ही नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग चला रहे हैं। चलो भी चलो फटाफट। हाँ जी, यहां तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। Yes, sir. सारे बोलो भाई। आरुष, आक्रेश, आदित्य, अर्नव। यस सर आ रहा है। यस सर कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो। यस यस सर सर यस सर चलो अच्छा, इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछा जा रहा है। बेरिलियम 3+ की आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। बेरिलियम 3+ की आयनाइजेशन एनर्जी निकालिए।
सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। क्या बताया था? आयनेशन एनर्जी का फॉर्मूला जनरलाइज क्या होता है जी? RH HC Z²। तो अब अगर तू बेरिलियम ले रहा है तो बेरिलियम के लिए बच्चों Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. 4। हाँ बस ये आंसर आ गया। सही है। यस सर। Yes, sir. हाँ, और पता है क्या कर, कुछ वैल्यूज याद रख ले। वैल्यूज याद रखना बहुत फायदेमंद हो जाता है। ये वाला वैल्यू, अब एक बार सोच, जैसी तू यहाँ Z1 और N1 रख देगा तो ये -2.18 इंटू 10⁻18, यही अपने आप में पहली आयनेशन एनर्जी नहीं हो गई भाई? ऐसे सोचना। अच्छा एक बार बताओ, -13.6 से 0 जाना है तो कितना ऐड करूं? 13.6 ही तो ऐड करूंगा। Yes, sir. हाँ, तो अब ये सारे लोग याद रखेंगे वैल्यूज में जो RHHC का वैल्यू आने वाला है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है, या फिर वही 2.18 इंटू 10⁻18 जूल आने वाला है। तो अगर वो आपसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल में आंसर मांग रहा है तो ये वैल्यू आप याद रख लीजिए, इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करते रहिए, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने हाइड्रोजन के लिए अगर 1 से 2 ट्रांजिट किया है, ठीक है जी, हाइड्रोजन के लिए 1 से 2 ट्रांजिट किया है, तो हीलियम आयन के लिए कौन से दो ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन होना चाहिए कि दोनों वेवलेंथ बराबर है? सवाल समझ आया? पहले तो ये बताओ, सवाल समझ आया? हाइड्रोजन के लिए 1 से 2 ट्रांजिट करने पे जो वेवलेंथ आती है, हीलियम आयन में वही वेवलेंथ कौन से ट्रांजिशन से आएगी? कैसे करेंगे सोचेंगे अभी। Sir, 3 से 4. अच्छा आइडिया क्या है बच्चों? देखो हम इसको ऐसे करते हैं बेटे, पहले एक बार लैम्डा हाइड्रोजन के लिए लिख देता हूं बच्चों। हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा 2 से 4 आएगा. RH Z² 1/1² माइनस 1/2²। बच्चों हाइड्रोजन का एक्सप्रेशन यही बनाया सबने। Yes, sir. अब तू सोच, अब तू कह रहा है कि हीलियम के लिए यही एक्सप्रेशन लिखना है, तो हीलियम के लिए एक्सप्रेशन में RH Z की जगह 2 लिखूंगा बेटे। Yes, sir. अब ना मुझे यार N1 पता है ना ही मुझे N2 पता है, बट मैं फ्रैक्शन कंपैरिजन तो कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? फ्रैक्शन कंपैरिजन। व्हाट इज द फ्रैक्शन कंपैरिजन? भाई यहां पे सब सॉल्व करके 3/4H RH आ रहा है जी। Yes, sir. सब सॉल्व करके क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा. अब तू क्या कर, N1 N2 के वैल्यू डालता जा, तेरे को आंसर 3/4 RH ही निकालना है। अब देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। आंसर अगर 3/4 RH ही आना है, एक बात याद रख, यहाँ पे 4 था, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट वगैरह सब सॉल्व करके जो आया होगा वो 3/16 आ गया होगा। आ गया होगा ना? Yes, sir. sir. हाँ, अब बता कौन से N1 N2 को सेटिस्फाई करते हैं? Sir, 2 से 4 मतलब 4 से 2. Yes, sir. Yeah. N1 को 2 रख दूं, N2 को 4 रख दूं, बच्चों यही सेम फ्रैक्शन बन जाएगा सॉल्व होके। Yes, sir. सोचो। हाँ जी सारे बताएंगे, बन रहा है? Yes, sir. हाँ, अब इसके पीछे भी क्या राज था? ऐसा हो क्यों गया? ऐसा इसलिए हो गया प्रभु कि जब आपने हाइड्रोजन के लिए एनर्जी लिखे थे, या आपने हाइड्रोजन के लिए लिखे थे, जरा इसी को फॉर हीलियम आयन लिखने की कोशिश करिए। अब मैं डायग्राम उसको छोटा करके बना रहा हूं थोड़ा। अगर मैं पहले वाले की लिखूंगा तो एनर्जी -54.4 आएगी। Yes, sir. करके देख बेटे, Z की जगह 2 रख दे, N की जगह 1 रख दे, बच्चे ये आएगा
Z की जगह 2 रख दे, N की जगह भी 2 रख दे, ये आएगा सही। Yes, sir. Yes, sir. अगला रख, Z की जगह 2 रख दे, N की जगह 3 रख दे, ये आ रहा है। Z की जगह 2 रख, N की जगह 4 रख। अब जरा ध्यान से देखेंगे सारे भाई साहब, यहां जो 1 और 2 का गैप है, यहाँ पे वही 2 और 4 का गैप है। यस सर। हाँ, तो वो तो वहीं फिक्स हो गया था जब उसने कहा कि 1 से 2 के लिए जो लैम्डा आया है, यदि वही हीलियम आयन के लिए निकालना है, तो इसका मतलब हुआ मेरे बेटे कि आपको ऐसे 2 ऑर्बिट्स तलाशने थे जिनमें सेम एनर्जी गैप हो, आया ना? हाँ जी सर। हाँ, तो अब ये इस तरीके का सवाल आएगा, हो जाएगा सबसे? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब एक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि मेरे बेटे 2 ऑर्बिट्स के बीच में कितने रास्ते हैं। 2 ऑर्बिट्स के बीच में रास्ते का मतलब क्या है? तू बोल रहा है इलेक्ट्रॉन को कि 3 से 1 में चले जाओ, 3 से कहां चले जाओ? 1 में। अब उसने क्या क्या रास्ते पॉसिबल है? या तो वो डायरेक्ट 3 से 1 चला गया होगा, या फिर 3 से 2, 2 से 1 आ गया होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता है उसके पास? No, sir. यहां से जो आया ये लैम्डा 1 हो गया जी, लैम्डा 1 जब 3 से 1 आया होगा, जब 3 से 2 आया होगा लैम्डा 2, 2 से 1 आया होगा लैम्डा 3। इसका मतलब 3 से 1 की यात्रा करते वक्त आपको 3 पॉसिबल लैम्डा मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों? 3 possible lambda. आपने 2 रास्ते परसू करे, तो 2 रास्ते परसू करने का मतलब होगा 2 एटम चाहिए। भाई आप बिल्कुल ऐसे इमेजिन करिए, बच्चे जो है टीचर के सामने रोज में बैठे हुए हैं, आपने तीसरी रो के बच्चे को टीचर ने कहा ओए शरारतें कर रहा है, आगे आ जा। तेरा तीसरी रो का बच्चा या तो सीधे ही उठ के शराफत से पहली रो में आके बैठ जाएगा, या वो पहले उठ के दूसरी रो में बैठेगा, फिर टीचर डालेगा चलो सीधे आगे बैठ, तो वो आएगा आगे। हाँ या ना? 2 पॉसिबल पाथ, 3 पॉसिबल ट्रांजिशन। 2 पॉसिबल पाथ, 3 पॉसिबल ट्रांजिशन। 3 पॉसिबल ट्रांजिशन, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आई। कितनी आई बच्चों? 3 spectral lines. अब ये जो तेरे स्पेक्ट्रल लाइंस है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को जनरलाइज कर दूं तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जनरलाइज कितनी होती है? n -1/2। नहीं मेरे बेटे, जनरलाइज ऐसे करो ना जो हर किसी पे लग जाए। जो आपने बोला वो तब है जब आप लोएस्ट को 1 में ही ला रहे हो। मैं 1 की जगह कहीं और जा रहा हूं तो नहीं लगा पाओगे ना आप अपने वाला फॉर्मूला। कोई भी 2 ऑर्बिट होंगे n2 n1, तो इतने स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे ही आएंगे। भाई आप या तो ऐसे रास्ते बनाते रहिए और सारे पॉसिबल ट्रांजिशन लिस्ट डाउन करिए, या तो आप क्या करें, रास्ते बनाते रहिए सारे स्पेक्ट्रल लाइंस लिस्ट डाउन करिए तो निकालिए, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यस सर। अब जो आयुष भैया कह रहे थे, सॉरी अर्णव भैया, कि n इंटू n माइनस 1, भाई अगर मैंने n1 फिक्स कर दिया है, n1 फर्स्ट ही है ना अर्णव? n1 क्या है? फर्स्ट है। अब तेरा वाला फॉर्मूला ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन बहुत साधारण सा आ सकता है। 5 से 1 आते वक्त नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए। 5 से 1 आते वक्त नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बताइए। तो अब नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के 2 वर्जन आपको मैंने सिखा दिए। एक ये वाला जो जनरलाइज है, और अगर लोएस्ट 1 है तो ये वाला। आपको 1 में आने के लिए बोल रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1/2। तो हेंस n का वैल्यू 5 रख दू जी, n का वैल्यू बच्चों 5 रख दू। यस 10 आ सर। जाएगा, 10 आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब तो इसी क्वेश्चन का फ्लिप वर्जन भी आ सकता है। इसी क्वेश्चन का फ्लिप वर्जन कैसा आएगा कि जी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 10 है जब n से फर्स्ट ऑर्बिट में आया। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस 10 है जब n से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है। आपसे पूछा वो ऑर्बिट कौन सा था, तो अगेन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जब भी फर्स्ट वाले में लाना होता है, फॉर्मूला क्या है? n
इंटू n माइनस 1/2 इक्वल टू 10 कर दूं बच्चों। Yes, sir. अब अगर इक्वल टू 10 करूंगा तो यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई बेटा। यस सर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर भाई, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेगा तो दो रूट्स आते हैं, या तो n 5 आता है या n माइनस 4 आता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट -4 हो सकता है क्या? No, sir. इसका मतलब फिफ्थ ऑर्बिट से जर्नी स्टार्ट होगी। तो आपको स्पेक्ट्रल लाइंस का आइडिया समझ आ रहा है? स्पेक्ट्रल लाइन, जब भी ये शब्द आएगा तो आपके दिमाग में है कि कितने पॉसिबल पाथ्स और उनसे जुड़े कितने पॉसिबल ट्रांजिशन। मैं फिर से एक बार बताता हूं, मान लिया अगर आप फोर्थ ऑर्बिट से चल रहे हैं, एक क्लास में बच्चा चौथी पंक्ति में चौथी रो में बैठा है, ठीक। अब चौथी रो में बच्चे जो है बैठे शरारत कर रहे हैं, टीचर ने एक को डांटा, ओ एक आ गया, वो शराफत से 4 से 1 में आके बैठ गया। कहाँ के बैठ गया बच्चों? 4 से 1. 1 में। अब भाई साहब इसका मतलब वो शरीफ बच्चा था, पहला एटम था, उसने कौन सा रास्ता लिया? 4 से 1। 4 से 1 में एक ही ट्रांजिशन हुआ है बस। Yes, sir. Yes, sir. अब सेकंड बच्चा चौथी लाइन में बैठा शरारत कर रहा है, उसको टीचर डांटता है, ओए गधे उठ के आ गया, तो वही नाटक कर रहा है, वो पहले जाके सेकंड में बैठ गया, टीचर ने फिर से डांटा, फिर वो फर्स्ट में आया। इसका मतलब दो ट्रांजिशन और हुए। बताओ। Yes, sir. तीसरा बच्चा चौथी रो में बैठा नाटक कर रहा था, सर ने फिर से डांटा, भाई साहब बदतमीजी नहीं चलेगी, आगे आगे बैठो, आगे आगे बैठिए। अब वो क्या करता है? सिर्फ थर्ड रो में आके रुक जाता है, टीचर डांटता है, नालायक सीधा आगे मर जा, पिट जाएगा नहीं तो। एक ये नया ट्रांजिशन है, एक ये नया ट्रांजिशन है, सही। चौथे बच्चे को टीचर डांटता है, वो बिल्कुल ही बदतमीज टाइप का आदमी है, वो 4 से पहले 3 में जाता है, 3 से फिर 2 में जाता है, 2 से फिर 1 में आता है, सही। इसमें से ये वाला ट्रांजिशन आप पहले ऊपर यूज कर चुके हैं, 4 से 3, सही है। 3 से 2 कहीं देखा? 3 से 2 कहीं देखा? No, sir. तो ये तो लैम्डा 4 ऑलरेडी अकाउंट हो चुका, 2 से 1 लैम्डा 3 ऑलरेडी अकाउंट हो चुका। तो एक्चुअल कितने डिस्टिंक्टिव लैम्डा आप देख पाएंगे? कितने डिस्टिंक्टिव लैम्डा आप देखेंगे भी? 6. 6। चौथी रो से, चौथे लेवल से, चौथे ऑर्बिट से यदि इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में ट्रांजिट करेगा तो 4 पॉसिबल रास्ते हैं, हेंस आपको 4 एटम चाहिए चारों रास्ते देखने के लिए, और वो 4 एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर डांस करते हुए जब पहले में पहुंचाएंगे तो सारे ट्रांजिशन इंक्लूड करके भी सिर्फ 6 ही स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। कितनी आएंगी? 6। बार बार ना बनाना पड़े इसलिए फॉर्मूला है, बार बार ना बनाना पड़े। यार कॉम्प्लिकेटेड आ गया भाई, 10वें से छठे में जा रहा है, अब तू बनाता रहे बैठ के। अब मैंने जो बोला मेरे फॉर्मूले में फटाक से हो गया, देख 10वें से छठा, 10 - 6 4, 10 - 6 + 1 5, 4 × 5 20, 20/2 कितने रास्ते हो गए जी? 10. 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगे। कितनी आ जाएंगी बच्चों? 10। अब ये आइडिया सबको समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हाँ, तो अगर हम 10 से 6 में भेज रहे हैं, जो अब मैंने बोल दिया वो भी लिख देता ना, 10 से 6 में भेज रहे हैं तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो जाएंगी? 10 - 6, 10 - 6 + 1/2, सही। सारे बोलो, मैं ना पिटाई कर दूंगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। सबकी 10 स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है जी? आ रही है? यस सर। यस सर। नाइन्थ से सेकंड में आना है, तेरे से पूछा है कितनी बाल्मर लाइंस आएंगी। क्या पूछा है? 9 से सेकंड में आना है, हाउ मेनी बाल्मर लाइन। अब बाल्मर का कॉन्सेप्ट याद कर, बाल्मर क्या समझाया था अभी? जिसमें लोएस्ट इन्वॉल्व सेकंड है। बाल्मर माने जिसमें लोएस्ट इन्वॉल्व
सेकंड है। सेकंड है भाई साहब, कहीं से भी आओ कहीं भी जाओ, दूसरे पे यदि आपने अंत किया या दूसरे से शुरुआत करी है तो वो बाल्मर है। अब बताइए 9 से 2 ऑर्बिट नंबर 9 से ऑर्बिट नंबर 2 आने में जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी उनमें से बाल्मर वाली कौन कौन सी होंगी? सर 7 सबको करने दें। बाल्मर वाली कौन कौन सी होंगी? चिराग भैया वापस आ गए हैं। चिराग बाबू सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ जी सर। अच्छा, आद्या ने भी ज्वाइन कर दिया। आद्या बेटा आवाज आ रही है? आद्या आनंद, मुझे आवाज आ रही है तो बताओ, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी क्लास। भाई लोग आंसर सोचेंगे 9 से 2। चिराग 9 से 2 आते वक्त बाल्मर लाइन सोचनी है, ठीक है बेटा? ओके सर। बाल्मर का मतलब क्या बताया? द लाइंस विच एंड और स्टार्ट ऑन 2। अब इसका मतलब यार जर्नी स्टार्ट करने वाला वो 9 से 2 ही आ जाए। 8 से 2 वाला भी तो बाल्मर होगा बच्चों। यस सर। 7 से 2 भी बाल्मर है, 6 से 2 भी बाल्मर है। इसी तरीके से 5 से 2 क्या है? 4 से 2 क्या है? 3 से 2 क्या है? इसके अलावा और कोई है? अब बच्चे क्या कहते हैं सर 2 से 1। प्रभु अगर आपने 2 से 1 बोल दिया तो उसमें लोएस्ट इन्वॉल्व तो 1 हो गया, और यदि लोएस्ट इन्वॉल्व 1 हो जाएगा तो उस चीज का नाम लाइन। लाइमर हो जाएगा। सवाल पूछा है बाल्मर बताने यार। वसु भाई ठीक है? सर सारे बाल्मर हो गए ना? 7 बाल्मर लाइंस है यस सर। बेटे, 7 बाल्मर लाइंस है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछा होता तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितना हो जाता है सोचो। उसके लिए तो फॉर्मूला हो जाता ना 9 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 28। यस सर। तो ये कितना हो गया? 7 इंटू 8/2। भाई साहब 28 आ गई। तो 28 टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस है, उसमें से तेरी सिर्फ 7 बाल्मर वाली है। सही बात है? यस सर। अब इसके बाद हो गया, इसके बाद अब देखिए साथ साथ थ्योरी सवाल सोचते चलो। बोहर ने क्या क्या गड़बड़ कर दी? यार बोहर ने गड़बड़ कर दी एक, अंदर तो उसने प्रोटॉन्स का फ्रीडम दिया तेरे को कि तू z का वैल्यू कुछ भी ले, बट बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स कर दी, एक ही ले सकता है। ऐसा थोड़ा होगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी तो होंगे। तो अंकल के मॉडल में पहली गड़बड़, बोहर का मॉडल सिर्फ हाइड्रोजेनिक स्पीशीज के लिए लगाया जाता है, उसके एप्लीकेशन सिर्फ हाइड्रोजेनिक स्पीशीज के लिए लगाए जाते हैं। मतलब आप अंदर z कितना भी ले लें, बाहर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेंगे तो बोहर मॉडल फेल हो जाएगा। दैट इज अ वेरी एलिमेंटरी मिस्टेक। सही बात है। दूसरी गलती, अंकल ने अपना आधा एस्पेक्ट जो है वो तो क्लासिकल फिजिक्स पे आधार किया, जिसमें F इक्वल टू ma लगाया, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कराया। लेकिन बाकी का आधा इलेक्ट्रॉन को वेव मान के mvr इक्वल टू h/2π पे लगाया। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल भी माना और उसे वेव भी माना। सही है। उन्होंने मैकेनिकल फिजिक्स भी लगा दी, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स भी लगा दी। ये गड़बड़ थी। एक ही तरीके से मॉडल या तो पूरा क्लासिकल फिजिक्स वाला होना चाहिए था या पूरा क्वांटम फिजिक्स वाला होना चाहिए था। ये गड़बड़ हो गई। सही। वेव नेचर के बारे में अंकल को ज्यादा आइडिया नहीं था। अच्छा, अंकल ने बड़ी प्रिसाइज बातें करी, अगर आप याद रखें। उन्होंने कहा देयर विल बी अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ v, डेफिनेट वैल्यू ऑफ r। वेरी प्रिसाइज लोकलाइज्ड मॉडल बताया कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे। जबकि बाद में जो हमने कैलकुलेशंस वगैरह करी तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना प्रिसाइज होना पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा किसने बोला था सबसे पहले? अब हाइजेनबर्ग आए, अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लाए और उन्होंने कहा कि नहीं भी गड़बड़ है, इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज को प्रिसाइसली बताना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो एक गोले में डांस कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अगर आप राडार सोनार टेक्निक से उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जो लैम्डा इंसिडेंट और लैम्डा रिफ्लेक्टेड होगा, उतने इंटरेक्शन में भी तेरा इलेक्ट्रॉन उसी फोटोन से एनर्जी लेके भाग जाएगा।
तो जो तुझे डाटा मिलेगा उससे ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ था, कितनी गति से चल रहा था। ये नहीं पता चलेगा कहाँ है और कितनी गति से चल रहा है। अब इसको बड़े प्यार से समझिए, बहुत छोटा सा साधारण सा, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, ठीक है जी, तो हुआ क्या, आपको ढूंढने के लिए कौन से कमरे में कोई छोटा भाई कोई दोस्त कोई आया, तो जाके देखेगा अच्छा वो वहां पे बैठा होता जी, वो उस वाले वहां ड्राइंग रूम में बैठा हुआ, इस जगह बैठा हुआ, आया आपके पापा को बता दिया। सेम कहानी जब आप 4 साल के थे, अगर अब आपको कोई ढूंढने के लिए आए तो तुम कहीं बैठ के शांति से खेल भी रहोगे ना, और वो आके देख के जाएगा तुम्हें, तो तुमने अगर नोटिस कर लिया, तुम्हें देख लिया, तो तुम वहां से भाग लोगे। ये आइडिया समझ आ रहा है? इसका मतलब हम जितने छोटे होते थे तो हम उतने डीलोकलाइज्ड काइंड के व्यक्ति थे ना, जैसे जैसे बड़े हो गए तो आलसी हो गए, सारे लोकलाइज्ड हो गए। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। यस हाँ, तो हमारी अनसर्टेनिटी जो है भाई, अब दादाजी को कोई देखने जाएगा तो दादाजी तो बेचारे बाहर अगर धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है 2 घंटे धूप में बैठे अखबार ही पढ़ते रहे। तुम्हें अगर दो घंटे धूप में बोला जाए, तुम 5 मिनट में भाग लोगे। और 4 साल की श्रुति को बोला जाए कि धूप में पापा के साथ या दादा के साथ बैठ जा, तो 4 साल की श्रुति तो 10 मिनट में 4 बार तो पापा और दादा को लेकर भी निकल जाएगी वहां से, क्योंकि पापा और दादा को भी उसके पीछे भागना पड़ेगा। आइडिया समझ आ रहा है सबको? तो जितना छोटा पार्टिकल है उसके लिए लोकलाइज होना उतना मुश्किल है। और अब आप ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जिसका m टेंडिंग 0 है और v टेंडिंग c, मास बहुत छोटा, वेलोसिटी बहुत ज्यादा, ऐसी चीज को आप लोकलाइज नहीं मान सकते। तो हाइजेनबर्ग कहते थे यदि आपने गति और पोजीशन एक साथ, गति और स्थिति एक साथ नापने की कोशिश करी तो आपसे गलती होगी ही होगी, क्योंकि वो भिन्न भिनाती हुई मक्खी है, मच्छर है। तो आप एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम कर रहे होंगे, और इतना एरर आप करेंगे ही करेंगे। h/4π जितना एरर करेंगे ही करेंगे। इसे लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे गधो बोलो, इसे क्या बोलते हैं? एरर का मतलब क्या है? तू सोच, मैंने अगर तेरे को कह दिया कि भाई जरा मेरे पैसे गिनने, और तू चोर टाइप का आदमी है थोड़ा, ठीक है, और अब मेरे जब भी तू 10,000 गिनता है, ठीक है, वो निकलते हैं 9,950 रुपए, तू 50 रुपए मार लेता है, तो इसका मतलब तेरे से गिनवाऊंगा तो 50 रुपए की गलती तो होगी होगी। समझ आ गया? तो 50 रुपए लीस्ट काउंट हो गया। क्लियर है? हाँ, तो अब ये जो है, ये हमारा बावला बच्चा इलेक्ट्रॉन लोकलाइज नहीं है। हाइजेनबर्ग ने ये साफ साफ बोल दिया, आप इसे लोकलाइज नहीं मान सकते। यदि लोकलाइज नहीं है तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नापने जाएंगे, जो एरर्स आएंगे उनका मिनिमम वैल्यू h/4πm आएगा। समझ आएगी बात सबको? अब इस चीज को डी ब्रोगली के साथ जोड़ के देखिए। डी ब्रोगली पहले कह चुके हैं m टेंडिंग 0 है, v टेंडिंग c है, तो ऐसी कंडीशन में वो चीज अपने आप में एक वेव हो जाएगी। वो चीज अपने आप में एक वेव हो जाएगी। वेव हो जाएगी। ये दोनों चीजें जो थी ना भाई साहब, दिस वर द फाइनल 2 नेल्स इन द कॉफिन ऑफ बोहर्स थ्योरी। या यूं कह ले कि ये वो 2 बातें थी जिससे एरविन श्रोडिंगर के मॉडल का जन्म हुआ। याद है, मैंने पहले भी गाना सुनाया था, बहती हवा सा था वो, मस्त पतंग सा था वो, कहां गया उसे ढूंढो। याद आ गया? यस सर। वही एटॉमिक स्ट्रक्चर हैज बीन लोकलाइज्ड बाय बोहर, ठीक है, rather conceptualized by Rutherford and explained by Bohr in a very localized manner. आपकी रदरफोर्ड की कल्पना, आपकी बोहर की कल्पना आपको एटम को 2D मॉडल में देखने के लिए बताती थी, जिसमें आप सेंटर में एक न्यूक्लियस बना के सर्कुलर पाथ इमेजिन करते थे। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा हो रहा है, ऐसा भी 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 हो रहा है। क्या मतलब निकला जी इसका? फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, स्फेयर है। फिक्स्ड ऑर्बिट तो है गुड़िया, स्फेरिकल ऑर्बिट है। कैसा है? स्फेरिकल ऑर्बिट। स्फेरिकल है। जब हम उसकी एक स्लाइस देखते हैं, भाई अ स्लाइस ऑफ अ स्फेयर इज नथिंग बट अ सर्कल, है ना? स्फेयर में से एक प्लेन काट दोगे बच्चों तो वो प्लेन तो सर्कुलर ही होगा। यस सर। आप क्या बोले भाई? स्फेयर में से प्लेन काट दूंगा Yes, sir. हाँ, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली
took atomic model to a 3D level. They took the atomic model to a 3D level. 3D level. तो जब आप आगे एटम देखने जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है N, L और M. याद आ गया क्वांटम नंबर्स.